सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। अगर आप लैब में काम कर रहे हो एंड आपको एक अननोन सैंपल दिया गया, क्लियर, तो वो अननोन सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो कौन सा कंपाउंड है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है। इट इज एन एनालिटिकल मेथड, क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मोस्टली ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक सैंपल है, उसके थ्रू रेडिएशन को पास किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड उसके बाद डिटेक्टर में ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ का जो नेचर है उसके बेसिस पे अपने को पता चलेगा कि कंपाउंड कौन सा है या इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्लियर। तो लेट अस स्टार्ट विद So your topic is infrared spectroscopy. Now first of all we will say the introduction of infrared spectroscopy. So what is the first point in infrared spectroscopy? It is a type of absorption. Okay, so infrared spectroscopy is a type of absorption spectroscopy. इसका मतलब ये है कि वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को एंड एक्साइट हो जाता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड आफ्टर दैट इट इज एमिटिंग द रेडिएशन. So what is the first point? It is a type of infrared spectroscopy. Now what is the use of IR spectroscopy? It is used for the detection of functional group. तुम्हारे मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो डिटरमाइन करने के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? IR radiation is used in this spectroscopy. ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें IR रेडिएशन अपने को यूज करना है. एंड द लास्ट इंट्रोडक्शन इज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व. यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज शोइंग कि इट इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट हो जाता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड देन इट एमिट्स द रेडिएशन. व्हाट इज said in the second point? It is used for the detection of functional groups. तुम्हारे सैंपल में या कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज डिटेक्टेड बाय द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब कौन सा रेडिएशन यूज होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में? इंफ्रारेड रेडिएशन
वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो मॉलिक्यूल में होता है दैट विल शो आईआर, दैट विल बी एक्टिव इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से मॉलिक्यूल का डिटेक्शन करता है? जो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन एक्सिबिट करता है। क्लियर? Now this is the introduction of IR spectroscopy. Then you should know the main requirements. What are the main requirements for IR spectroscopy? So first requirement is compound या sample. Compound या sample should have dipole moment. That is the first requirement for IR spectroscopy. See ये सब जो है वो बेसिक है, वो आपने लर्न किया हुआ है, तो ये इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, आपके कोर्स में भी वैसे नहीं है, बट यू शुड नो द इंट्रोडक्शन। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज IR spectroscopy. IR spectroscopy is a type of absorption spectroscopy and it is used for the detection of functional group. infrared radiation यूज होता है इसमें, एंड जो कंपाउंड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन एक्सिबिट करता है वही IR स्पेक्ट्रा देता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट? द मेन रिक्वायरमेंट इज दैट कंपाउंड या जो सैंपल आप यूज कर रहे हो वो डायपोल मोमेंट, उसका डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर उसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा then it will not show IR spectra. What is the second point? That means no two compounds will exhibit similar IR spectra unless they are enantiomers. So first requirement is that your compound should have the dipole moment. Dipole moment होना चाहिए तुम्हारे कंपाउंड का। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? वो एक पॉइंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है, कि IR स्पेक्ट्रा जो है वो दो कंपाउंड का सेम नहीं हो सकता। That is the main speciality of IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा जो है वो सभी कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा। The IR स्पेक्ट्रा for different compound is different. अगर कोई कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रा सेम है, इसका मतलब ये है कि वो इनैंशियोमर है, वो एक दूसरे के इनैंशियोमर है, इसलिए उनका IR स्पेक्ट्रा सिमिलर है। अदरवाइज नो टू कंपाउंड विल हैव द सेम IR स्पेक्ट्रा। क्लियर? So what is the introduction? Introduction is it is a type of absorption spectroscopy. Second point is it is used for the detection of functional group. Third point is it is used IR radiation is used for IR spectroscopy. And fourth जो है जो compound vibrational and rotational motion exhibit करता है that will exhibit the IR, that will give the IR spectra. Clear? Main requirement क्या होना चाहिए सैंपल में? सैंपल शुड हैव डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए सैंपल का। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट, सेकंड रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी दो कंपाउंड है सपोज, तो दोनों का एक जैसा सिमिलर IR स्पेक्ट्रा नहीं होगा। ऑल विल हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा। अगर सेम स्पेक्ट्रा दिख रहा है दैट मींस वो दोनों जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। क्लियर? राइट दिस पॉइंट्स। ओके, तो सबने लिख लिया ना। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड क्या है? It is a type of electromagnetic radiation. So what is infrared? Infrared radiation is a type of electromagnetic radiation. आपको पता है what is electromagnetic radiation and what is electromagnetic spectra. तो electromagnetic spectra में IR कहाँ पे आता है? Infrared radiation comes in between visible region and microwave region. तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है उसमें इंफ्रारेड का पोजीशन कहां पे है? That is in between visible region and infrared region. अब इंफ्रारेड में ही you have three types. Near IR, mid IR and far IR. Clear? So what is the position of infrared radiation? The position of infrared radiation in the electromagnetic spectra is in between visible region and microwave region. Now infrared region में भी तीन parts होते हैं. First is your near IR, second is your mid IR and third is your far IR. अब ये जो mid IR है that is our original infrared. जो अपने अंदर जो original infrared rays है that comes under this frequency. तो यहाँ पे wavelength कितना है? The near IR is starting with 0.8 micron and it ends with 2.5 micron. 2.5 micron से 15 micron का जो रेंज है that is the mid IR and 15 micron से लेके 200 micron का जो रेंज है that is the far IR. अब ये जो है this is the wavelength. Wavelength is your lambda, isn't it? तो लैम्बडा आप देख रहे हो कि वेवलेंथ यहां से इंक्रीज हो रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग. सो जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है वैसे ही यहां से एनर्जी डिक्रीज होगा. सो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग. 0.8 से 2.5 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 200 हुआ. एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगा? फार आईआर में. यहां पे होगा मैक्सिमम एनर्जी and it will decrease from far IR to near IR. Clear? So what is the range of wavelength? Wavelength of near IR is in between 0.8 micron to 2.5 micron. Mid IR का रेंज क्या है? 2.5 micron to 15 micron. Far IR का रेंज है 15 micron to 200 micron. Clear? Now this is the wavelength. I have to calculate the wave number. Wave number कैसे calculate करना है? तो what is wave number? Wave number is mu bar. Wave number mu bar is equal to 1 upon wavelength. That is lambda. So what is wave number? Wave number mu bar is equal to 1 upon wavelength. Clear? तो उसके हिसाब से अपने को वेव नंबर, अपने पास वेवलेंथ तो है ही. क्लियर? तो वेवलेंथ के हिसाब से अपने को वेव नंबर कैलकुलेट करना है. So for first one
0.8 micron, nu is equal to 1 upon lambda. क्लियर? तो 1 upon lambda is 1 upon 0.8. अब ये जो 0.8 है वो माइक्रोन में है. दिस इज इन माइक्रोन. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा. दैट मींस 10⁻⁴ सेंटीमीटर. तो इक्वल्स mu bar is equal to 1 upon lambda is equal to 1 upon 0.8 into 10⁻⁴ centimeter. So that becomes 12,500 per centimeter. तो यहाँ पे जो वेव नंबर आएगा that is your 12,500 centimeter. Clear? Now calculating for the second. What is number 2? That is 2.5 micron. For 2.5 micron, nu bar is equal to 1 upon lambda. Now what is lambda? 2.5 micron. I have to convert it into centimeter, so it becomes 2.5 into 10⁻⁴ centimeter. So इसको आप सॉल्व करोगे then it will become 4,000 per centimeter. Clear? So this is the wave number of second one. Third is your 15 micron. Nu bar is equal to 1 upon lambda is equal to 1 upon 15 into 10⁻⁴ centimeter is equal to 667 per centimeter. इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 667 per centimeter. Now last one is 200 micron. 200 micron, you have to calculate the wave number. Nu bar is equal to 1 upon lambda. So 1 upon 200 into 10⁻⁴ centimeter. तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 50 per centimeter. Clear? So from this we can say that the range of near IR is in between 12,500 to 4,000 per centimeter. What is the range of mid IR? 4,000 to 667 per centimeter. What is the range of far IR? 667 per centimeter to 50 per centimeter या centimeter inverse whatever. So यहाँ पे अपने को पता चल गया कि रेंज क्या है. Clear? So क्वेश्चन एग्जाम में आएगा what is the range of mid IR. So you have to write the range of mid IR is in between 2.5 micron to 15 micron or 4,000 to 667 per centimeter या centimeter inverse. Clear? So this is the introduction of IR radiation. के what do we mean by IR radiation? आपको जब तक पता नहीं होगा कि what is IR तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो first of all you should know कि what is IR, what is infrared radiation. Clear? Write down this. ओके तो अब सबको IR रेडिएशन के बारे में पता चल गया है. सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो अभी सबको व्हाट इज IR वो पता चल गया है. तो अब अपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं. तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? द प्रिंसिपल इज
higher active compounds absorb infrared radiation। तो हायर एक्टिव जो कंपाउंड है, जो अपना सैंपल है, वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन। एब्जॉर्ब रेडिएशन करेगा, दैट मींस वो एक्साइट हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन? एंड इट विल गेट एक्साइटेड to rotational and vibrational region। So higher active compounds will get excited to rotational and vibrational region। तो ये जो rotational and vibrational region है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन एंड फिंगर प्रिंटिंग। Okay, so what is the principle of IR spectroscopy? IR एक्टिव कंपाउंड्स जो है वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगा, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल गेट एक्साइटेड टू विच लेवल? टू द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रीजन। ये रीजन में एक्साइट हो जाएगा एंड ये जो रीजन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ functional group as well as for fingerprinting। क्लियर? तो ये जो प्रिंसिपल है इससे आपको पता चल रहा है कि वाइब्रेशनल मोशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल कैसे होता है? व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन वो अपने देखते हैं। टाइप्स ऑफ vibration in compound या sample। So mainly two types of vibrations are observed: stretching motion and bending motion। स्ट्रेचिंग मतलब स्प्रिंग के जैसे आपको इमेजिन करना है, इट इज लाइक अ स्प्रिंग एंड बेंडिंग मींस इट इज लाइक एन एंगुलर फॉर्म। मैं इसका टाइप बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। स्ट्रेचिंग हैज टू टाइप्स: सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, second is asymmetrical stretching। Okay, now bending has four types: scissoring, rocking, wagging, twisting। So vibrations are of two types: stretching and bending। stretching में अगर दो टाइप के होते हैं, symmetrical and asymmetrical। bending में होता है scissoring, rocking, wagging and twisting। पहले ये लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि what is symmetrical, asymmetrical, what is stretching, bending, पहले लिख लो।
ओके, वाइब्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेचिंग एज वेल एज बेंडिंग। तो पहले अपने स्ट्रेचिंग का देख लेते हैं, व्हाट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड व्हाट इज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे देखो, दिस इज लाइक दिस, ऐसे आप इमेजिन कर लेना। क्लियर? नाउ स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि वो स्प्रिंग के जैसे ऐसे आगे आएगा। क्लियर? सो इट विल बी लाइक द स्प्रिंग, तो वो स्प्रिंग के जैसे ऐसे स्ट्रेच होगा like this. Clear? Now what is stretching में symmetrical stretching? Symmetrical stretching means ये जो दोनों है वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा like this, दोनों आगे स्ट्रेच होगा, then it is symmetrical. Similarly स्प्रिंग भी होगा। स्प्रिंग कैसा स्प्रिंग होता है, वैसे सपोज ये स्प्रिंग हो रहा है, दोनों एक साथ स्प्रिंग हो रहा है, then it is symmetrical stretching. तो सिमेट्रिकल में क्या होगा, इट में गो आइदर दिस साइड या इट में कम दिस साइड। स्ट्रेचिंग भी हो सकता है या दोनों श्रिंकिंग भी हो सकता है, बट बोथ जो ये इसका अगर स्ट्रेच हो रहा है तो ये भी स्ट्रेच ही होगा, एंड अगर इसका श्रिंक हो रहा है देन इट विल आल्सो श्रिंक। बोथ विल हैव द सेम सिमेट्रिकल मोशन, तो इसका नाम है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सेकंड इज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल मतलब स्ट्रेचिंग तो हो रहा है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, सेम नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे आएगा। सपोज ऊपर वाला स्ट्रेच हो रहा है तो नीचे वाला क्या होगा, श्रिंक, एंड अगर ऊपर वाला श्रिंक हो रहा है एंड नीचे वाला स्ट्रेच हो रहा है तो उसका मतलब है दिस इज द एसिमेट्रिकल श्रिंकिंग। क्लियर? तो सिमेट्रिकल में क्या है, दोनों स्ट्रेच होगा या दोनों श्रिंक होगा। एसिमेट्रिकल में क्या है, सपोज एक स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा श्रिंक होगा। आप जब भी स्ट्रेचिंग आएगा देन यू हैव टू रिमेंबर द स्प्रिंग। क्लियर? अब बेंडिंग, बेंडिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा था, ऐसे स्ट्रेच हो रहा था स्प्रिंग की तरह, लेकिन बेंडिंग में क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे लंबा नहीं होगा बट बॉन्ड के थ्रू घूमेगा, यहाँ पे जो कनेक्शन है वहां से घूमेगा, दैट इज योर बेंडिंग। नाउ बेंडिंग इज ऑफ फोर टाइप्स, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। क्लियर? तो सीजरिंग में क्या होता है, सीजरिंग मींस सीजर, कैंची। तो कैंची कैसा होता है, दिस ऊपर नीचे, ये जो है वो नीचे आता है, ये जो है वो ऊपर आता है। सी दिस इज कमिंग डाउन एंड दिस इज कमिंग अप, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये जो है ये नीचे आएगा एंड ये ऊपर जाएगा, सो दिस इज लाइक द सीजरिंग बेंडिंग। क्लियर? सेकंड जो रॉकिंग है, रॉकिंग में क्या है, इट इज नॉट लाइक सीजरिंग, दोनों ऊपर जाएगा या दोनों नीचे आएगा। सी दिस इज माय स्ट्रक्चर, रॉकिंग में क्या होगा, दोनों ऊपर जाएगा या दोनों नीचे आएगा। सीजरिंग में क्या हो रहा था, ये नीचे आएगा एंड ये ऊपर आएगा, लाइक दैट इट वाज हैपनिंग, बट इन रॉकिंग व्हाट इज हैपनिंग, दोनों ऊपर जाएगा या दोनों नीचे आएगा, दैट इज रॉकिंग। नाउ व्हाट इज वैगिंग, वैगिंग में आपको प्लेन देखना है। सी दिस इज योर प्लेन, ये जो है वो आपका प्लेन है, दिस इज योर प्लेन। क्लियर? तो दोनों सपोज ऊपर जा रहा है प्लेन के ऊपर, तो दैट इज वैगिंग। दिस इज योर प्लेन, ब्लैक बोर्ड इज योर प्लेन। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सी दिस इज योर लाइन। तो लाइन से ऊपर जाएगा या लाइन से नीचे आएगा, दैट इज योर वैगिंग। ट्विस्टिंग में भी सेम है, प्लेन का ही देखना है आपको, बट क्या हो रहा है, एक जो है प्लेन के तरफ जाएगा लाइक दिस, ये ऊपर से नीचे आएगा एंड ये नीचे से ऊपर आएगा लाइक दिस। वैगिंग में क्या हो रहा था, इट वाज लाइक दिस, दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है। दिस इज कमिंग डाउनवर्ड्स, दिस इज कमिंग अपवर्ड्स। यहाँ पे आपको प्लेन के हिसाब से देखना है कि प्लेन के हिसाब से दोनों ऊपर जा रहा है एंड दोनों नीचे आ रहा है। सपोज ये एक प्लेन है एंड ये प्लेन की तरफ जा रहा है, ये भी प्लेन की तरफ ही जा रहा है, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, दिस इज कमिंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग मोशन। क्लियर? ये जो मैंने समझाया है इसके बारे में भी एक पीपीटी के थ्रू रिवीजन कर
ओके, तो पहले लिख लो। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद द स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में तो कंफ्यूजन होगा, ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा है। देन सीजरिंग में होगा, सीजरिंग मींस इट इज लाइक सीजर। देन कम्स रॉकिंग, रॉकिंग मींस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। वैगिंग में आपको देखना है प्लेन के हिसाब से, प्लेन में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। देन ट्विस्टिंग में व्हाट इज हैपनिंग, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स विद रिलेशन टू प्लेन। तो यहाँ पे आपको प्लेन याद रखना है, इन द सेम प्लेन, प्लेन के हिसाब से देखना है। सीजरिंग एंड ड्रॉपिंग इज आल्सो इजी, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल इज आल्सो इजी। वैगिंग और ट्विस्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन समझ एक बार समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? तो ये सब जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको याद रखना है। राइट डाउन दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ही बात कर रहे थे। एक और बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। Infrared spectroscopy is the study of interaction between infrared radiations and matter। तुम्हारा जो सैंपल है और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, यू आर टेकिंग एनी सैंपल एंड उसमें क्या पास करते हो, इंफ्रारेड रेडिएशन। तब इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड योर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रारेड रेडिएशन? Now, infrared radiation refers broadly to that part of the electromagnetic spectrum between visible and microwave region। See, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। वो स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन एंड माइक्रोवेव रीजन के बीच में जो रीजन आता है दैट इज योर इंफ्रारेड रीजन। क्लियर? नाउ इंफ्रारेड रीजन में भी it is mainly divided into three parts। First is near IR, second is mid IR जो अपना actual IR है, and third is far IR। तो first is near IR, second is mid IR जो अपना actual IR है, and then your far IR। वेवलेंथ के बारे में अपनों ने देखा था कि नियर IR का रेंज क्या है। द रेंज ऑफ नियर IR इज इन बिटवीन 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन। क्लियर? अब मिड IR का रेंज क्या है, जो अपना एक्चुअल IR है उसका रेंज क्या है, दैट इज इन बिटवीन 2.5 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन। क्लियर? अब फार IR का रेंज क्या है, that is in between 15 micron to 200 micron। अब ये जो मैंने वैल्यू दी है that is your wave length। we have to calculate it in wave number। अब wave number कैसे कैलकुलेट करना है, wave number is equal to 1 upon lambda। क्लियर? तो 1 upon lambda करके आप करोगे, now lambda is your wavelength, तो 0.8 माइक्रोन के लिए क्या होगा वेव नंबर, that will be 1 upon 0.8 माइक्रोन। नाउ माइक्रोन को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 0.8 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसके हिसाब से मैंने अभी सॉल्व करके ही बताया था। तो 0.8 माइक्रोन का क्या होगा, दैट विल बी 12,500 पर सेंटीमीटर। 2.5 का क्या होगा, 4000 पर सेंटीमीटर। 15 माइक्रोन का होगा 667 पर सेंटीमीटर एंड 200 माइक्रोन का होगा 50 पर सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ मिड IR? द रेंज ऑफ मिड IR इज इन बिटवीन 4000 पर सेंटीमीटर टू 667 पर सेंटीमीटर या 2.5 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन। क्लियर? दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ IR। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि IR क्या है, इंफ्रारेड क्या है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कम्स इन बिटवीन
विजिबल स्पेक्ट्रा एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। क्लियर? अब देखना है कि प्रिंसिपल क्या है इसका, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से मॉलिक्यूल्स देता है? जो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी एक्सिबिट करता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड नो। अगर तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी एक्सिबिट नहीं करता, देन इट इज नोन एज आईआर इनएक्टिव कंपाउंड। Clear? When the frequency of IR radiation is equal to the natural frequency of vibration, the molecule absorb IR radiation. See, सभी molecule IR radiation को absorb नहीं करता। Clear? तो कौन से molecules IR radiation absorb करेंगे? तो जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होगा, वो फ्रीक्वेंसी जब आईआर रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से मैच होगा। अगेन एक मॉलिक्यूल है, सभी मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? जो वाइब्रेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी किसके कंपैरिजन में होगा, किसका इक्वल में होगा? इट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर रेडिएशन। क्लियर? तो जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, जो वाइब्रेशनल कर रहा है अगर उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होगा आईआर रेंज में, दैट इज इन बिटवीन 2.5 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन, देन इट विल एब्जॉर्ब द आईआर रेडिएशन। थर्ड पॉइंट, absorption of IR radiation causes an excitation of molecule from a lower to higher vibrational level। मतलब मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, देन व्हाट विल हैपन? वो ग्राउंड स्टेट में है मॉलिक्यूल ने आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। सो एज सून एज इट एब्जॉर्ब द आईआर रेडिएशन, एनर्जी उसको मिलेगा। वो एनर्जी के वजह से वो ग्राउंड स्टेट में से एक लेवल ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ है। क्लियर? Each vibrational level is associated with a number of closely placed rotational level। मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल लेवल है उसके साथ ही वो रोटेशनल एनर्जी लेवल के साथ भी रिलेटेड है। तो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन या वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। तो इसके वजह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स the vibrational and rotational energy of the molecule। ये जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी का वो करता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूल में क्या है? कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, सारे बॉन्ड्स वो शो करेंगे। लेट अस सी, ऑल द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग आईआर एनर्जी। क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, क्लियर, उसमें कई सारे बॉन्ड्स होंगे, तो सारे बॉन्ड्स जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा। कौन से बॉन्ड्स एग्जिबिट करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? All the bonds in a molecule are not capable of absorbing IR energy, but those bonds which are accompanied by a change in dipole moment will absorb the IR region, and such transitions are called IR active transitions। Clear? तो सारे bonds IR energy absorb नहीं करता, लेकिन जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट चेंज एग्जिबिट करता है, जिसका डायपोल मोमेंट बदलता रहता है या जिसके पास डायपोल मोमेंट है, वही बॉन्ड आईआर रीजन, आईआर जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा एंड
दैट कंपाउंड इज नोन एज IR एक्टिव कंपाउंड, वो IR एक्टिव कंपाउंड भी बन जाएगा और ये जो ट्रांजिशन है उसको बोलेंगे IR एक्टिव ट्रांजिशन। जो मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं होता, जो बॉन्ड्स डायपोल मोमेंट एग्जिबिट नहीं करता, वो क्या करेगा, वो IR स्पेक्ट्रा या IR रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर? In IR spectroscopy the change in vibrational energy depends on, अब ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये जो पॉइंट्स है वो अभी आप नोट कर लो, बाद में आगे के लेक्चर में आपको डिटेल में पता चलेगा। ये जो है वो बेसिक है, इतना आपको याद रखना है कि ये टॉपिक में ये सब पॉइंट्स आने वाले हैं। क्लियर? सो इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द चेंजेस इन द वाइब्रेशनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उसका मास कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है वाइब्रेशनल एनर्जी। सेकेंड इज स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, तुम्हारे बॉन्ड का वो जो मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है उसके ऊपर भी वाइब्रेशनल एनर्जी डिपेंड करता है। थर्ड, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एटम्स कैसे अरेंज है मॉलिक्यूल में। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, मास, सेकेंड इज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट मीन्स स्टीरियो केमिस्ट्री। ये 3 पॉइंट्स पे वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इज योर एटॉमिक मास, सेकंड इज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज स्टीरियो केमिस्ट्री। अब IR स्पेक्ट्रा में एक स्पेशलिटी है कि 2 कंपाउंड सिमिलर IR स्पेक्ट्रा नहीं देगा, एक जैसा IR स्पेक्ट्रा कभी 2 कंपाउंड नहीं देगा। एक्सेप्शन क्या है, इनैंशियोमर्स। अगर आपका कंपाउंड इनैंशियोमर है देन इट विल गिव सिमिलर IR स्पेक्ट्रा, अदरवाइज नो 2 कंपाउंड विल गिव द सेम IR स्पेक्ट्रा। तो अपने सपोज अपने पास एक IR स्पेक्ट्रा आ गया रेंज 2000 या समथिंग, तो वो जो 2000 है वो सिर्फ एक ही कंपाउंड देगा। क्लियर? सो दैट वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट, और कोई कंपाउंड 2000 नहीं देगा, दैट इज द पॉइंट शोन हियर। क्लियर? तो नो 2 कंपाउंड्स विल एक्सिबिट सिमिलर IR स्पेक्ट्रा एक्सेप्ट टू दैट ऑफ इनैंशियोमर्स। अगर आपका कंपाउंड इनैंशियोमर है देन इट विल एक्सिबिट सिमिलर IR स्पेक्ट्रा। क्लियर? अब वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप्स के वाइब्रेशन मॉलिक्यूल एक्सिबिट करेंगे। तो मॉलिक्यूल विल एक्सिबिट 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग एंड सेकंड इज बेंडिंग। स्ट्रेचिंग मतलब वो स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग टाइप स्ट्रेचिंग करेगा या स्ट्रेच हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। बेंडिंग मतलब वो बेंड होगा, उसका जो कनेक्शन है that will remain same and it will move towards the connection। वो अभी मैंने पेन के थ्रू बताया हुआ ही था लेक्चर में कि कैसे बेंडिंग होता है एंड कैसे स्ट्रेचिंग होता है। क्लियर? अब स्ट्रेचिंग में 2 टाइप है, फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड इज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बेंडिंग में 4 टाइप्स होता है, फर्स्ट इज सिजरिंग, सेकंड रॉकिंग, थर्ड वैगिंग एंड फोर्थ इज ट्विस्टिंग। क्लियर? तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, सी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में बोथ आउटसाइड एटम्स मूव टूवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। स्ट्रेचिंग में क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा, वो इस साइड जा सकता है, सेंटर की तरफ जा सकता है या सेंटर से दूर जा सकता है, लेकिन दोनों का जो मोशन होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होगा, स्ट्रेच होगा, सेंटर से दूर जा सकता है या सेंटर से पास में आ सकता है,
लेकिन दोनों जो होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेंटर से दूर जाएगा या दोनों सेंटर से पास में आएगा। क्लियर। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, एक एटम जो है वो सेंटर के पास जाएगा एंड दूसरा जो एटम है वो सेंटर से दूर जाएगा। तो एक में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है एंड दूसरे में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। क्लियर। अब बेंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट बेंडिंग इज सीजरिंग। सीजरिंग मतलब कैंची जैसे वो मूव करेगा इनसाइड, वो इनसाइड कैंची की तरह मूव कर रहा है, देन इट इज नोन एज सीजरिंग। क्लियर। रॉकिंग का मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। ट्विस्टिंग में क्या होगा, इट विल गेट ट्विस्टेड इन द सेम प्लेन। दोनों प्लेन अगर प्लेन है तो एक जो होगा एटम वो नीचे आएगा एंड दूसरा जो एटम होगा वो ऊपर आएगा। वैगिंग में क्या होगा, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्लेन। प्लेन में अगर दो एटम है तो वो दोनों एटम प्लेन से ऊपर जा सकता है या दोनों एटम प्लेन से नीचे आएगा। वैगिंग एंड ट्विस्टिंग बोथ आर रिलेटेड टू द प्लेन। प्लेन के हिसाब से आपको देखना है, प्लेन रखना है, प्लेन से अगर ऊपर जा रहा है दोनों या प्लेन से दोनों नीचे जा रहा है, देन इट इज नोन एज वैगिंग। बट ट्विस्टिंग में क्या है, प्लेन के बीच में आएगा दो एटम्स, एक एटम ऊपर आएगा एंड एक एटम नीचे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन, देन इट इज नोन एज ट्विस्टिंग। Type of bending is twisting. Okay, so this is the basic introduction you should know in the IR spectra. ये सब जो है वो मैंने अभी डिटेल में समझाया हुआ था. This is just for the revision through PPTs. Okay.